दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के इतिहास हमारे अतीत का अध्याय 11 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। यानी आप इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से थोड़ा पहले से लेकर स्वतंत्रता तक की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके प्रभावों के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में अध्ययन के मुख्य टॉपिक हैं राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसका प्रभाव, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तथा उसके बाद। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ती पुलिस को इस चित्र में दिखाया गया है। और पिछले अध्यायों में दोस्तों आपने किन किन टॉपिकों का अध्ययन किया है उसके बारे में आइए सबसे पहले देखते हैं। दोस्तों जो पिछले अध्याय थे उनमें आपने देखा है कि भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण, नए कानून और प्रशासनिक संस्थाओं की शुरुआत, किसान और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, जाति व्यवस्था को चुनौती, सामाजिक और धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति तथा हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास। दोस्तों इन मुद्दों के बारे में जो कुछ भी आपने पढ़ा उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं राष्ट्रवाद का उदय। दोस्तों राष्ट्रवाद क्या है? तो नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद ऐसी भावना है जो लोगों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करती है। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण की बात जो है वो राष्ट्रवाद के अंतर्गत आती है। दोस्तों जितने सारे बदलाव हुए थे उससे लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश किया कि यह देश क्या है और किसके लिए है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया कि भारत का मतलब है यहाँ की जनता, भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है और यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ही ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता भारत यहाँ के लोगों का यानी भारतीयों का नहीं हो सकता। तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, दया, प्रेम, समर्पण, त्याग और सबसे बड़ी बात कि हम अपने देश के खुद मालिक हैं, हम अपने मस्तिष्क के, अपने शरीर के मालिक खुद हैं, ये भावना जब तक नहीं आएगी तब तक राष्ट्रवाद का अर्थ चरितार्थ नहीं हो सकता है। और औपनिवेशिक काल में ऐसा हुआ था कि भारतीयों के जमीन, दौलत, उनके मन मस्तिष्क पर अंग्रेजों का स्वामित्व था। दोस्तों ये जो भावना थी, ये चेतना थी 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 1880 के दशक में अनेक राजनीतिक संगठन बने और इन राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और भी गहरी हो गई थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस तरह के प्रमुख संगठन थे जिन्होंने लोगों के अंदर चेतना का विकास किया था। दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सब के लिए। सर्व का अर्थ होता है सभी, जनिक का लोगों का। हालांकि इसमें बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्से में काम कर रहे थे लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे और वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु या सॉवरेन हों। संप्रभु का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों संप्रभु का अर्थ ये होता है कि बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय करने की क्षमता। और जब तक संप्रभु या किसी राष्ट्र के पास संप्रभुता नहीं होती है
तब तक कोई भी राष्ट्र राष्ट्र नहीं कहा जा सकता है। संप्रभुता एक आधुनिक विचार है और ये राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। और ये संगठन, जिन संगठनों की स्थापना आपने देखा कि 1870 से 1880 के दशक में बन रही थी, ये संगठन इन धारणा पर चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामले के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। और ये फैसले लेने की आज़ादी तभी हो सकती थी कि जब उन पर किसी का नियंत्रण न रहे, और किसी बाहरी शक्ति का दबाव या नियंत्रण जब नहीं होगा तभी वो अपने निर्णय स्वतंत्रतापूर्वक ले सकते थे। 1870 और 80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। और उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। और इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया और इसको लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ। इस विधेयक में ये प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित किया जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया, और इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चला। तो यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। देखिए, 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था। आर्म्स एक्ट, जिसके जरिए ये बात किया गया कि भारतीयों के पास हथियार अपना नहीं होना चाहिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया था। और इल्बर्ट बिल का जो समय काल है वो 1883 है। दोस्तों, पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, लेकिन इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और भी गहरा कर दिया। 1885 में दोस्तों, देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में एक सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य लोग प्रायः बम्बई और कलकत्ता के थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। प्रचारक का अर्थ क्या होता है? तो ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है, उसे प्रचारक कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो व्यवसायी थे और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पर देखिए एक चित्र है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। यहाँ पर देखिए एक स्रोत कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी। तो जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर अखबार ने लिखा था कि बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की सार्वजनिक संस्था है। तो कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी? तो आप इस स्रोत से समझ गए होंगे दोस्तों कि कांग्रेस सभी भारतीयों की वाणी के रूप में स्थापित की गई थी।
उभरता हुआ राष्ट्र। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि आपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से एक मध्यम मार्ग की पार्टी थी और इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों की ओर से ज़्यादा जगह दिए जाने की आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए और परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं और इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। दोस्तों, शासन व्यवस्था के भारतीकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों में गोरे अंग्रेज अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीकरण से यहाँ के लोगों की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति और बोलने की आज़ादी यानी बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। निरस्त करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो निरस्त करने का मतलब ये होता है कि किसी कानून को समाप्त करना और उसकी वैधता को अधिकृत रूप से समाप्त कर दिया जाना। तो जो भारतीय थे वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना चाहते थे, क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका जब दोनों एक ही होते हैं तो लोगों की स्वतंत्रता बाधित होती है और उनको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होती है और शासन एक प्रकार से तानाशाही शासन हो जाता है। और जब दोनों अंग अलग अलग होते हैं तो उससे दोनों अंग अपना कार्य करते हैं और चेक एंड बैलेंस यानी नियंत्रण और संतुलन की स्थिति भी बनी रहती है। दोस्तों, शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए थे। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल बढ़ रहा है। बढ़ते लगान के कारण ज़्यादातर काश्तकार और जमींदार गरीब हो गए हैं और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाएं। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव और भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। और इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी, बल्कि उसने जिनके मुद्दों को उठाया वो सामान्य जनता थी और ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश शासन से पीड़ित थे। उनके लिए भी कांग्रेस ने आवाज़ उठाई थी। दोस्तों, मध्यम वर्गीय नेता जो थे जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। इन नेताओं ने अखबार निकाला, लेख लिखा और ये साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे, लेकिन मध्यम मार्गियों को भी ये लगने लगा था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्यायसंगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। दूसरा स्रोत देखिए, सोने की चाह में दिनसा वाचा नामक एक मध्यम वर्गीय नेता ने 1887 में नौरोजी को संबोधित करते हुए लिखा था कि आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। वे लोग पहले ही काफ़ी अमीर हैं। तेलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण देखिए लेख है, दिनसा वाचा। इन्होंने नौरोजी को संबोधित करते हुए पत्र लिखा था। तो इसमें उनकी ये अपील थी कि लोग सामान्य जनता के लिए भी, उनके दुख दर्द या कष्टों को निराकरण के लिए भी प्रयास करें। आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण नारा, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप सभी जानते हैं कि ये नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था और 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। यानी
ये जो नेता थे दोस्तों, ये जैसे बंगाल में बिपिन चंद्र पाल, पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, ये नेता क्रांतिकारी विचारधारा के थे। और इन लोगों ने निवेदन की राजनीति, अनुनय विनय की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा राजनीतिक कार्यों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। और तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। दोस्तों 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। ये भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। उस समय बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत होता था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे और अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। लेकिन इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है कि इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। तो ये देखिए, ये उनका जो महत्वपूर्ण प्रयास था बंगाल विभाजन का, उसमें भारतीय राष्ट्रवाद की लहर को कमज़ोर करना था और दूसरी तरफ जो हमारे प्रमुख नेता जो बंगाल में थे उनको बांटना था और बंगाली जनता को बांटना था, ताकि उनके प्रयासों में कमजोरी आ जाए। ये देखिए, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का चित्र दिया गया है और तिलक ने मराठी भाषा में केसरी पत्रिका निकाली थी और ये ब्रिटिश शासन का महान आलोचक थे। दोस्तों बंगाल का जो विभाजन हुआ, इससे देश भर में गुस्से की लहर उठ गई थी और मध्यम वर्गीय और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया था। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए और इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आप जानिए, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन भारत में उत्पन्न हुआ और ये आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, लेकिन अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए अगर जो देखा जाए तो आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था और स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी धड़े ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थाओं और वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे और क्रांतिकारी हिंसा के समर्थकों में बहुत सारे क्रांतिकारी जो नेता थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, इन लोगों का नाम प्रमुख है। दोस्तों 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी थीं। इस घटनाओं को पढ़ने से पहले यहाँ पर एक चित्र देखते हैं दोस्तों। ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूसों में किस तरह से शामिल हो रहे थे, इसको इस चित्र में दिखाया गया है। दोस्तों 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में कई दूसरी राजनीतिक घटनाएं घटी। इनमें 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए और 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों के तहत भारत में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति का निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन कर दिया गया था और अब परिषदों से कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गईं, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हुआ। दोस्तों 1907 में कांग्रेस टूट गई, यानी कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। मध्यम मार्गी जो धड़ा था वो बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था और इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है।
संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यम वर्गीय धड़े का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई और अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर यानी एक साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया। क्रांतिकारी हिंसा क्या होती है दोस्तों? तो समाज में आमूल चूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना क्रांतिकारी हिंसा होती है। परिषद या काउंसिल तो प्रशासकीय, सलाहकारी या प्रातिनिधिक दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था को परिषद कहा जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं, जन राष्ट्रवाद का उदय। दोस्तों, आपने जान लिया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अब मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन में साथ जो है राष्ट्रीय आंदोलन के लिए हिस्सा लेने का मन बनाया। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में लखनऊ पैक्ट हुआ था। इससे जन राष्ट्रवाद का उदय। तो 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में बदलने लगा था। इसमें किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ते गए और कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। और 20 के दशक में कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? एक आंदोलन जो कि केवल मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे लोगों तक ही था, उसमें अन्य लोग क्यों जुड़ते गए? दोस्तों, इसके कुछ कारण हैं। उनमें से देखते हैं, पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी और इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा के व्यय में भारी इजाफा हुआ और इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में इजाफा और युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। और दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे और इस युद्ध में क्या हुआ? औद्योगिक वस्तुएं जैसे जूट के बोरे, कपड़े और पटरियों की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों में भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। और इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग जो थे इनका विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए अब अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया और इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी और इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार और समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी थी। अब एक देखिए क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के आगमन से। दोस्तों, इन्हीं हालात में जब ये स्थिति चल रही थी तो महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहां पर नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी, लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया और इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालात को समझने में लगे रहे। उनके शुरुआती प्रयास में चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आए और इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में नाटाल कांग्रेस के संस्थापक, डरबन, दक्षिण अफ्रीका, 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नाटाल कांग्रेस का गठन किया था। क्या आप चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं? दोस्तों, वह पिछली कतार में ठीक बीच में कोट और टाई पहने, यहाँ पर देखिए ये जो चित्र है ये महात्मा गांधी का है। ये कोट और टाई पहने हुए यहाँ पर
दिखाई दे रहे हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों को बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। गांधी जी ने रॉलेट कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशतावादी बताया था और गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालों का आयोजन किया जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। देखिए दोस्तों, ये वो जगह है जहां पर जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थीं और बाद के चित्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशानों की तरफ इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, रॉलेट सत्याग्रह जो था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया और बैसाखी यानी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। और इस जनसंहार पर दोस्तों अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। नाइटहुड क्या होता है? तो दोस्तों ब्रिटिश राजा या रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवा के लिए ये उपाधि दिया जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर अमृतसर में जो जनरल डायर द्वारा की गई जलियांवाला बाग घटना थी, उससे उन्होंने क्षुब्ध होकर अपनी पीड़ा और गुस्सा जाहिर करते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। दोस्तों, रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने का प्रयास किया। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदू, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। अब आइए देखते हैं खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की इस तरह की घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान ये चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए और खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ा के आयात में भारी गिरावट आई, लेकिन यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक और भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कटिंग दी गई है पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत। गांधी जी अहिंसावादी थे। वे सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे। अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था? अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती थी? इस बारे में गांधी जी का कहना था कि प्रतिफल की मामूली सी भी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाना अहिंसा का जन्म होता है। यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीड़ा के अनंत सिद्धांत को सीख लिया है और इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए और आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे और यहाँ तक कि आपके साथ बुरा करने वालों के साथ भी नहीं।
ये महात्मा गांधी का कथन 12 मार्च 1938 का था। दोस्तों, जब ये आंदोलन खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो लोगों में ज़बरदस्त जो है जोश था। कई स्थानों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के हिसाब से अपने अर्थ निकाले और तरह तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया और जैसे खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया गया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेरेबंदी की गई। घेरेबंदी से आशय होता है लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए और इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना ही अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत हद तक सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को ख़त्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान किया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। दोस्तों, सिंध में क्या हुआ, जो कि अब मौजूदा पाकिस्तान में है। वहाँ पर मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत पैदा की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलनों ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। महंत दोस्तों सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता होते थे और पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने कुछ महंत जो अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में बैठे थे उनको हटाने के लिए आंदोलन चलाया और ये आंदोलन जो था असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। असम में गांधी जी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू की। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं और उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यश गान किया जाने लगा था। दोस्तों, जनता के महात्मा गांधी का प्रभाव इतना अधिक था भारतीय जनता में कि उनको महात्मा भी कहा जाने लगा और ऐसा महात्मा जिसे भारत की स्वतंत्रता से विशेष लगाव था। महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि। दोस्तों, जनता से उपजी छवियों में महात्मा गांधी को अक्सर एक दैवी शक्ति का व्यक्ति माना जाता था और इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये चित्र जो दिया गया है इसमें किस तरह से महात्मा गांधी यहाँ पर सारथी बने हुए बैठे हैं, देश के रथ को हाँक रहे हैं। उनके पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस और अन्य सैनिक हैं। पीछे अन्य राष्ट्रवादी रथ के पीछे लगे हुए हैं। तो जनता के महात्मा, दोस्तों आप कह सकते हैं कि कई जगह लोग गांधी जी को एक मसीहा और एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, लेकिन किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। जैसे एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पाली थी, लेकिन उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है और कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयाँ भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थे। यहाँ पर देखिए स्रोत 4 के रूप में वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर CID द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की एक रिपोर्ट का अंश इस प्रकार था कि दूर दराज के गांव में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा है उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं है कि वह कौन है या क्या है, फिर भी सबने मान लिया है कि जो कहते हैं वही सही है और उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए।
वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता हैं। उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते, बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते हैं। हम गांधी जी के और सरकार के पक्ष में हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए कैसे लोगों को ये लगता था कि गांधी जी जमींदारों के विरोधी हैं, लेकिन सरकार के विरोधी नहीं हैं। अब आइए देखते हैं इसी क्रम में जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं 1870 से 1947 तक, उसमें आइए देखते हैं 1922 से 1929 तक की घटनाएं। महात्मा गांधी जो थे हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला किया, उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए थे। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य करने में जुड़ गए थे और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, CR दास यानी चित्तरंजन दास का चित्र दिया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे और असहयोग आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे थे। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की स्थापना 20 के दशक में, ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और स्वयंसेवक संघ की स्थापना। दोस्तों, इन भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क था और इन फर्कों को आप किसी दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति से इस बारे में जान सकते हैं। और उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे और इस दशक के आखिर में क्या हुआ कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित किया था और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। ये देखिए, एक चित्र देखिए दोस्तों, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए यहाँ पर आंदोलनकारियों को दिखाया गया है। 1947 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था और इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने आयोग के बहिष्कार का फैसला किया और जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उसका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था कि साइमन वापस जाओ। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक केस स्टडी, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद। यहाँ पर ये चित्र भगत सिंह का है। भगत सिंह और उनके साथियों जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे और इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना की। HSRA के सदस्यों ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी और इसी लाठीचार्ज के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है। विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना था और इसी आरोप में भगत सिंह पर मुकदमा चलाया गया और 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अब आइए देखते हैं अगला जो प्रयास है, दांडी मार्च। दोस्तों, पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए एक संघर्ष और लड़ाई की ज़रूरत थी। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए
यात्रा निकालेंगे और उस समय तक नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का मानना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत पर सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पर पैदल गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। ये दांडी 6 अप्रैल 1930 का चित्र है। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया और इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्वक सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के लिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया और हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया और सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे और इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे और इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी और कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी के साथ सरोजनी नायडू पेरिस 1931 की फोटो दी गई है, जो कि 1920 के दशक की शुरुआत से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थीं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थीं। 1925 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। यहाँ पर देखिए, एक केस स्टडी दी गई है, स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं। कर्नाटक की अंबाबाई का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया था और अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थीं और इसने उन्होंने विभिन्न व्यवसायों और शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का अर्थ क्या था, इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया। 16 वर्ष की उम्र में वह विधवा हो गईं। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और वह सजा दी गई। रिहा होने पर उन्होंने दोबारा गिरफ्तार किया गया और वह जब भी जेल से बाहर होती सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। जैसे नमक सत्याग्रह के शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया था कि महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। यहाँ पर देखिए, एक स्रोत 5 है। स्रोत 5 की ये पुस्तक का एक अंश है। 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं, 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पे मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घाव के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया और कई को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक, अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजाति नेता को भी फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया और उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया तथा कई बार लंबे समय तक जेल में भी रहे।
एक शब्द है दोस्तों प्रांतीय स्वतंत्रता। तो प्रांतीय स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना। ये देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 का। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हजारों लोग गिरफ्तार हुए थे और 1000 से ज़्यादा और असंख्य लोग घायल हुए थे। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए और बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाते के आदेश दिए गए थे, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। अब अगला है 1900 स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। दोस्तों 1940 में मुस्लिम लीग ने देश में पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? 1930 के दशक से आखिरी सालों से जो मुस्लिम लीग थी वो मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। उनका विचार था कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग राष्ट्र हैं और इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशक में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए कुछ संगठनों का भारी योगदान रहा था। दोस्तों ये कुछ तनाव ऐसे थे जिससे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच जो था वो मतभेद बढ़ा था। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे थे और इन चुनाव ने मुस्लिम लीग को इस बात पर यकीन दिला दिया कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा द्वितीयक या गौड़ भूमिका निभानी पड़ेगी। मुस्लिम लीग को ये भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए और 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया था। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलने में मदद की और 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। उसके बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दाव को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान भी अभी उसके साथ थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा था, लेकिन मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग जो थी वो पाकिस्तान की मांग पर चलती रही और मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ में इस मिशन में सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे, इसलिए देश का विभाजन असंभावी अवश्य संभावी हो गया। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का आह्वान किया और इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिनों तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए और मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी।
कई लोग मारे गए थे। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा था और करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए और विभाजन का नतीजा ये भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखते हैं ये जो चित्र हैं उसमें हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी यानी भारतीय राष्ट्रीय आर्मी को संगठित किया था। समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी तरीकों में विश्वास नहीं करते थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया और 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत पर आक्रमण का प्रयास किया, लेकिन यह अभियान सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया, उन पर मुकदमे चलाए गए और देश भर में तमाम तरह के लोगों के आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया था। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों एक चित्र है मौलाना आज़ाद और कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य सेवाग्राम में 1942 में है। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थीं। बहुत सारी भाषाओं के जानकार, आज़ाद इस्लाम के विद्वान और बहाते दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। यहाँ पर देखिए ये जो चित्र दिया गया है गांधी जी का, इसमें गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते हुए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1944 की फोटो है, जिसमें वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण से नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते हैं। ये चित्र सरदार वल्लभ भाई पटेल का 1945 से 47 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। पटेल जो थे नादियाड गुजरात में एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे और 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। ये चित्र देखिए दोस्तों, यहाँ पर महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना, ये सितंबर 1944 की फ़ोटो है। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक में सक्रिय रहे जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में आ पहुँचे थे। ये जो चित्र दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बातचीत कर रहे हैं। जुलाई 1946 की फोटो है। गांधी जी के शिष्य, कांग्रेस, समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयतावादी विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्र भारत की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से एक थे। ये चित्र खान अब्दुल गफ्फार खां उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे और इस चित्र में उन्हें बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा लेते हुए 1947 में दिखाया गया है। दोस्तों, गफ्फार खां को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। यह उनके प्रांतों के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान या खान अब्दुल गफ्फार खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना की थी और वे नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। तो दोस्तों, इस अध्याय के बाद आइए देखते हैं अन्यत्र जानकारी। अफ्रीका में राष्ट्रवाद, इसमें हम घाना का उदाहरण देखेंगे। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरुआत में बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इनमें से बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद का उदय स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों के तहत हुआ था। अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा होता था।
और फिर अफ्रीकियों के बारे में केवल गोरे प्रतिनिधियों वाली सभाएं कानून बनाती थीं। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने या प्रतिनिधित्व की ताकत नहीं थी। स्थानीय भूस्वामियों या किसानों से जमीन का जबरन अधिग्रहण, करों में वृद्धि और खराब कार्य परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे अफ्रीकी आंदोलन शुरू हुए। 1957 में घाना स्वतंत्रता पाने वाला सब सहारा अफ्रीका का पहला देश बना। इससे पहले उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कुआमे नक्रूमा की कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी कर रही थी। घाना की जनता ने स्वतंत्रता के लिए हड़ताल, बहिष्कार और जन आंदोलन का रास्ता अपनाया था। 1951 में कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी को चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली और इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुखियाओं को विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार दिया था। इस पार्टी ने अंग्रेजों पर दबाव डाला कि वे ऐसी विधानसभाएं बनाएं जिसमें कोई मनोनीत या विशेष सदस्य न हो। 1954 में इस मांग को मान लिया गया और 1956 में नई विधानसभा परिषद के चुनाव हुए। कन्वेंशन पीपुल पार्टी ने इन चुनावों में सफलता पाई और इस तरह घाना के नाम से एक नव स्वाधीन राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो अन्यत्र जानकारी में आपने अफ्रीका में राष्ट्रवाद की लहर के बीच घाना के उदाहरण से देखा कि किस प्रकार दक्षिणी अफ्रीका के देश में भी जो है स्वतंत्रता प्राप्त की गई। तो ये था आज का वीडियो। ये अध्याय 11 था 8वीं कक्षा के एनसीईआरटी इतिहास का। 1870 के दशक से 1947 तक के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन के, उसके बारे में आपने पढ़ा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? थोड़ा सा लंबा वीडियो था दोस्तों, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। वो पृष्ठभूमि और घटनाएं तथा उनके प्रभाव आप समझ सकते हैं इस वीडियो के अध्ययन से कि किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो नीतियां थीं, कार्यप्रणाली थी, वो किस प्रकार की थी, खिलाफत और असहयोग आंदोलन किस प्रकार से चला और भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद देश के विभाजन तक की घटनाओं को यहाँ पर बहुत ही सटीक ढंग से प्रस्तुत किया गया था। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।